हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मंजू इकोनॉमिक्स एकेडमी में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन के बारे में। इससे पहले की वीडियो के अंदर हम बात कर चुके हैं कि डाटा कलेक्शन क्या होता है, मीनिंग, टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है। तो हम जिस डाटा कलेक्शन की बात कर रहे हैं वो है प्राइमरी डाटा। तो हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन, अबाउट विच टाइप ऑफ डाटा, प्राइमरी डाटा यानी कि प्राथमिक आंकड़े। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं मंजू शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करती हूँ। तो लर्नर्स, सबसे पहले हम बात करेंगे जो सबसे पहला मेथड है डाटा कलेक्शन का, प्राइमरी डाटा कलेक्शन का, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने का, वो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यानी कि प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, हिंदी में हम इसे कहेंगे प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान। यहाँ पर आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि ये एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो रिसर्चर है वो पर्सनली इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। किससे? रिस्पोंडेंट से, यानी कि जिससे हमें सूचना चाहिए उससे जो रिसर्चर है, जो अनुसंधान करता है, वो स्वयं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मिल करके उससे किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करता है जो वो जानना चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक रिसर्चर जो है वो किसी कॉलेज के अंदर, मान लीजिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके कह सकते हैं हम कि उनके +2 के मार्क्स के बारे में जानना चाहता है। तो वो हर एक स्टूडेंट से, अगर एक कॉलेज के अंदर 1000 स्टूडेंट हैं तो वो हर एक स्टूडेंट से पर्सनली मिल करके उसके +2 के मार्क्स पूछता है और उनको अपने पास नोट कर लेता है। तो ये जो एक मेथड है ये क्या है? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड। ठीक है, अब ये मेथड जो है वो कहाँ पर सूटेबल रहता है, कहाँ पर इस मेथड को यूज़ किया जाता है या यूज़ किया जाना बेहतर होता है, अच्छा होता है। एक तो वो जहाँ पर कि जो हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो बहुत लिमिटेड होता है, सीमित होता है, छोटा क्षेत्र है, वहाँ पर बड़ी आसानी से हम हर एक से पर्सनली मिल करके पूछ सकते हैं। या जो रिलायबिलिटी है, यानी कि विश्वसनीयता की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, रिलायबिलिटी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, हमें जो इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल पूर्ण रूप से विश्वसनीय चाहिए। या फिर हम इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि किसी और को उस इंफॉर्मेशन के बारे में पता चले। ठीक है, या हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुद्धता चाहते हैं। तो अगर इस तरीके से हम इस मैथड की मेरिट्स की बात करें, यानी इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं, तो अगर हम अच्छाइयों की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसके अंदर क्या होती है? मौलिकता, ओरिजिनलिटी। क्यों? क्योंकि जो रिसर्चर है उसने खुद से ही कलेक्ट किया है डाटा। ठीक है, दूसरी बात क्या है? शुद्धता होती है, विश्वसनीयता है, सुटेबिलिटी है, यही है इसकी। और क्या है कि इसके अलावा भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जैसे कि हम +2 के 12वीं के मार्क्स के साथ साथ और भी कुछ इन्फॉर्मेशन कि आपके पास सब्जेक्ट किस तरह के थे, ठीक है, या फिर आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ज़्यादा था, तो हमें वहाँ से एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी मिल जाएगी कि ज़्यादातर बच्चे किस सब्जेक्ट को पसंद करते थे या किस सब्जेक्ट से बच्चों को डर लगता था, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो ये तो हैं इसकी अच्छाइयाँ, गुण हैं, लोडशील होता है ये मेथड। अब हर एक मेथड की कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होती हैं। तो डीमेरिट्स क्या हैं इस मेथड की? डीमेरिट्स में क्या है कि अगर जो एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो लार्ज है, बड़ा एरिया है, तो ये मेथड सूटेबल नहीं है। ठीक है, मान लो हमें चलो कॉलेज में 1000 स्टूडेंट है, फिर भी हम मानते हैं कि पॉसिबल है कि हर एक स्टूडेंट से पूछा जा सकता है। पर अगर मान लीजिए पूरे हम कह सकते हैं कि हम हरियाणा स्टेट की बात कर लेते हैं, पूरे हरियाणा स्टेट के अंदर हर एक स्टूडेंट के मार्क्स हमें पर्सनली अगर पूछने हों
+2 के यानी कि जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हर एक स्टूडेंट के पूछना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। और जब हर एक से पूछने पड़ेंगे तो फिर क्या होगा, खर्चीला भी ज़्यादा होगा, टाइम भी ज़्यादा चाहिए होगा, ठीक है, तो उपयोगी कम हो जाता है। और व्यक्तिगत जो बायसनेस है यानी कि जो पर्सनल बायसनेस है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जो रिसर्चर है वो अपने हिसाब से भी चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है। तो ये इस मेथड की मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास आ जाता है वो है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सेकंड मेथड है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। जो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन है इसको हम कह सकते हैं, हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, ठीक है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, यहाँ पर हमें नाम से कुछ चीज़ क्लियर हो रही है कि जहाँ पहले वाले मेथड में जो इन्वेस्टिगेशन थी वो कैसी थी, प्रत्यक्ष थी, यानी कि जो अनुसंधान करता था, जो रिसर्चर था, वो प्रत्यक्ष रूप से हर एक रेस्पोंडेंट से मिल रहा था और उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पर्सनली नहीं मिल रहा है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या हो रहा है लेकिन ओरल इन्वेस्टिगेशन पूछ करके किया जा रहा है। तो कैसे, फ्रॉम द पर्सन रिलेटेड विद रेस्पोंडेंट, यानी कि यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन, जिससे हमें इंफॉर्मेशन चाहिए उससे ना लेकर के, बल्कि इंफॉर्मेशन किससे ली जा रही है, उससे संबंधित व्यक्ति से, ठीक है। ये ऐसे हो सकता है जैसे कि मान लीजिए कि किसी गांव से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ की, हम कह सकते हैं कि जो लोगों की आय है या वो कितना खर्च करते हैं इसके बारे में हमें जानकारी चाहिए, ठीक है, या किसके पास कितनी ज़मीन है हमें इसके बारे में जानकारी चाहिए। तो हर एक पर्सन से जा कर के मिल कर के पूछना कि आपके पास कितनी ज़मीन है खेती बाड़ी की, और उसे रिकॉर्ड करने से अच्छा है कि उस गांव के किसी भी एक्सपर्ट सरपंच से, या मान लीजिए कि पटवारी जिसके पास के रिकॉर्ड होता है, वहाँ से हमने उससे पूछ लिया कि भाई आप बता दो कि किसके पास कितनी कितनी क्या वो है, तो वहाँ से ले लिया हमने। या फिर हम एक कह सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि किसी फैक्ट्री के अंदर हमें मज़दूरों के जो वेतन है उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो हम मज़दूरों से पूछने की बजाय क्या किया जा सकता है, जो मज़दूर यूनियन है यानी जो श्रम संगठन है उनसे जानकारी ले ली जाए। तो यहाँ पर क्या है कि हम इंफॉर्मेशन ओरली ले रहे हैं, मौखिक रूप से ले रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली जिस पर्सन के बारे में इंफॉर्मेशन है उससे ना लेकर के इंफॉर्मेशन उससे संबंधित, उससे जुड़े हुए किसी और व्यक्ति से ले ली जाए। जैसे मज़दूरों के बारे में इंफॉर्मेशन श्रम संगठन से ले ली जाए। तो ये होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन मेथड। ये सूटेबल कहाँ होता है, जहाँ पर एरिया बहुत बड़ा हो जाए। जैसे अगर मान लो सभी गाँव, हरियाणा के सभी गाँवों के बारे में हमें डाटा एकत्रित करना है कि उनकी जो एक्सपेंडिचर है वो किस तरह का है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा हर एक से कलेक्ट करना। तो हर एक गांव का जो भी सरपंच है वहाँ से इंफॉर्मेशन ले ली जाए। तो इस तरीके से तो वाइड अगर एरिया है तो वहाँ पर ये मेथड सूटेबल होता है। डायरेक्ट कांटेक्ट जहाँ पर पॉसिबल ना हो, मतलब जहाँ पर हम प्रत्यक्ष रूप से सीधे रूप से जा कर के नहीं मिल सकते हैं, तो भी ये मेथड ठीक है। या फिर तब ये मेथड सूटेबल होता है कि जहाँ पर हमें जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए वो जो पर्सन है वो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, वो हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनका सही तरीके से आंसर नहीं दे सकता, या हमें किसी ऐसी रिसर्च करने जा रहे हैं जिसके अंदर कि हमें कोई एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होती है। तो उस सिचुएशन में भी हम क्या करते हैं, इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इस मेथड की मेरिट्स की बात की जाए, ठीक है, इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, कुछ ना कुछ खूबियां हैं इस मेथड की। तो अगर इस मेथड की मेरिट्स की बात की जाए तो ये है, अभी अभी हमने कहा कि वाइड एरिया में अगर हमारा जो एरिया है इन्वेस्टिगेशन का वो बड़ा है तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये कम खर्चीला है, क्योंकि हमें हर एक व्यक्ति से नहीं पूछना है, बल्कि हमें क्या करना है, उससे संबंधित किसी एक व्यक्ति से पूछना है और वहाँ से हमारा काम चल जाएगा। निष्पक्षता थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि वो खुद से नहीं ले रहा है, तो जो उसने बताया उस तरीके से उसको यूज़ कर सकता है। दूसरा क्या है कि ये मेथड बहुत सिंपल है, बट साथ के साथ कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या हैं? शुद्धता कम हो जाती है, ठीक है। कि जैसे अगर हम एक्सपेंडिचर के बारे में ले रहे हैं कि व्यय कितना करते हैं गांव के लोग, और वो सरपंच बता रहा है, तो सरपंच ने क्या किया है कि अपना आइडिया लगा करके बता दिया, वो इतना करता है, वो इतना करता है, वो इतना करता है। तो इसके अंदर क्या होता है, शुद्धता कम हो जाती है, विश्वसनीयता कम हो जाती है, और साथ के साथ क्या है, बायसनेस बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि जो सरपंच है वो अब बायस हो सकता है, पक्षपात कर सकता है, किसी का कम बता सकता है, किसी का ज़्यादा बता सकता है। तो ये इसकी क्या है, डीमेरिट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड हमारे पास आ जाता है वो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थर्ड में जो हमारा मेथड है वो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल रिसोर्सेज और कॉरस्पॉन्डेंस। यानी कि जो स्थानीय लोग हैं, ठीक है, जो स्थानीय लोग हैं उनसे, जो स्थानीय स्रोत हैं या स्थानीय संवाददाता है, लोकल रिसोर्सेज से, स्थानीय स्रोत से या फिर संवाददाता से, ठीक है। मतलब कि संवाददाता का क्या मतलब है, जो लगातार किसी बारे में इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, वो संवाददाता होते हैं। तो ये जो मेथड है, इस मेथड के अंदर जो रिसर्चर है यानी कि जो अनुसंधान करता है, वो क्या करता है, जहाँ से उसे इंफॉर्मेशन चाहिए उस एरिया के किसी व्यक्ति को वो अपना संवाददाता या न्यूमरेटर नियुक्त कर लेता है, बना लेता है, ठीक है। और वो पर्सन क्या करता है, वो लगातार रेगुलर बेसिस पर उस एरिया से संबंधित जो भी जानकारी हैं वो किसको देता रहता है, रिसर्चर को देता रहता है, ठीक है। क्या किया, जैसे कि हर एक गांव के अंदर क्या बना दिए गए, जो न्यूमरेटर्स हैं वो बना दिए गए या संवाददाता नियुक्त कर दिए गए। वो क्या करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्चर को चाहिए वो टाइम टू टाइम उसको देते रहेंगे, ठीक है। इस तरह का मेथड, आप नाम से थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा, संवाददाता शब्द आते ही हमारा एकदम से ध्यान कहाँ जाता है, न्यूज़ की तरफ जाता है ना। बार बार वहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया जाता है, संवाददाता, हमारे संवाददाता ने बताया, हमारे उसने बताया, इस तरीके के वर्ड्स वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये वहीं पर ज़्यादा इस्तेमाल होता है, टीवी, मैगज़ीन्स के अंदर, रिसर्च पेपर्स के अंदर, कि रेगुलर बेसिस पर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, टाइम टू टाइम डाटा अपडेट होता रहता है, परिवर्तन आते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये मेथड बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो जब हमें सूटेबिलिटी क्या है, जब हमें रेगुलर अपडेशन चाहिए होती है डाटा की, तो ये बहुत बढ़िया है। वाइड एरिया को कवर करने के लिए, यानी कि विस्तृत जो एरिया है, विस्तृत क्षेत्र है, उसको कवर करने के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड है। तो अब इसकी भी कुछ ना कुछ मेरिट्स हैं, यानी कुछ गुण हैं, कुछ अवगुण हैं। तो मेरिट्स तो वही हैं कि एक तो क्या है कि इसके अंदर ये भी क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, या आप कह सकते हो इकोनॉमिकल है, ठीक है, खर्चा कम होता है इसके अंदर में, वाइड एरिया को कवर कर सकता है, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, कॉन्टीन्यूटी है, सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी वो है कॉन्टीन्यूटी की, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी इसके अंदर लगातार बनी रहती है, ठीक है। और क्या है कि विशेष परिस्थितियों के अंदर ये बहुत बढ़िया होता है। जैसे हमें मान लीजिए कीमत सूचकांक के बारे में, जैसे आपको पता है टाइम टू टाइम आती है ना हमारे पास, बताया जाता है कि महंगाई दर कितनी हो गई है। तो ये जो है, इसमें आपको पता है कि जो महंगाई दर में क्या किया जाता है, वीकली डाटा कंपेयर किया जाता है, इंडेक्स नंबर के बेस पर होता है ये।
जैसे कि इस हफ्ते की कीमतों को पिछले हफ्ते की कीमतों के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। ये कब पॉसिबल होगा, जब हमारे पास पिछले हफ्ते की भी कीमतें हैं, इस हफ्ते की भी हैं, फिर अगले हफ्ते जब हमें महंगाई दर बतानी होगी तो हमारे पास अगले हफ्ते की कीमत है। तो इट मीन्स यहाँ पर रेगुलर जो डाटा कलेक्शन है वो रिक्वायर्ड होती है, तो तब इस मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। अब मेरिट्स हैं तो कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी हैं इस मेथड के। डीमेरिट्स क्या हैं कि इसके अंदर वही इनके अंदर जितने भी जहाँ डायरेक्ट मतलब कांटेक्ट नहीं होता है वहाँ पर ओरिजिनलिटी कम हो जाती है। सबसे बड़ी कमी तो यही है, जहाँ पर भी डायरेक्टली नहीं किया जाता है ओरिजिनलिटी जो है वो नहीं रहती है, यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, पर्सनल बायस के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसके अंदर, एक्यूरेट कम हो जाता है। और अगर डाटा कलेक्शन के अंदर देरी होती है तो हम जो रेगुलर वाला जो कंसेप्ट है वो हमारा फिर पूरा नहीं हो पाता है इसके अंदर। ठीक है, अब आ जाते हैं हम चौथे मेथड के ऊपर। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने का हमारा चौथा मेथड कौन सा है, वो है क्वेश्चनेयर या फिर शेड्यूल मेथड। ठीक है, क्वेश्चनेयर यानी कि प्रश्नावली या फिर अनुसूचियों के माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चनेयर का मतलब क्या होता है, प्रश्नावली। ठीक है, अब प्रश्नावली से हमें पता चल गया कि यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या किया जाएगा, एक तरह से एक क्वेश्चन का एक चार्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर 1 बाय 1 क्वेश्चंस को पूछा जाएगा और उसके बेस पर फिर क्या किया जाता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो या फिर हम एक तालिका बना करके, अनुसूची बना करके भी कलेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चनेयर मेथड दो तरीके से किया जाता है, एक तो मेलिंग मेथड है, दूसरा इन्यूमरेटर मेथड है। जो मेलिंग मेथड है इसमें तो हमें सीधा पता है, ये तो डाक विधि है। ठीक है, पहले तो डाक से भेजा जाता था क्वेश्चनेयर, जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए और उनसे रिक्वेस्ट करो कि भाई आप इसको फिल करके आप कृपया हमें वापस भेजें। अब हम वर्तमान युग के अंदर हम कह सकते हैं कि इसको ईमेल के ज़रिए, ठीक है, बहुत बार जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती हैं, ठीक है, जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स होती है वहाँ पर भी जो क्वेश्चनेयर है उसको डाल दिया जाता है और रिक्वेस्ट के साथ डाला जाता है कि इस के जो प्रश्न हैं उनका आप उत्तर दे दीजिए। ठीक है, तो ये एक रिक्वेस्ट इसके अंदर बहुत ज़रूरी होती है और इसमें कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और एक जो तरीका होता है प्रश्नों का वो क्या होता है कि एक सीक्वेंस से, कि जो प्रश्न पहले पूछा जाना चाहिए वो पहले और जो बाद में पूछा जाना चाहिए वो बाद में, इस तरीके से उनको अरेंज करके जो है वो क्वेश्चनेयर मेथड को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इस मेथड के अंदर क्या है कि भाई सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा जो अनुसंधान करता है, अगर मतलब बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, तब ये बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और जो इसको हम यूज़ कब कर सकते हैं, जब जिससे हमें सूचना चाहिए वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, क्योंकि अगर हम किसी को क्वेश्चनेयर मेल कर रहे हैं, भेज रहे हैं, पोस्ट में भेज रहे हैं, तो जो उसका जवाब देने वाला व्यक्ति है उसका पढ़ा लिखा होना नेसेसरी है, तो पढ़ा लिखा होगा तो ही वो उसको रिप्लाई कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। तो ये इसकी क्या है, सूटेबिलिटी है, मतलब पढ़े लिखे होने चाहिए जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, पढ़ा एरिया। अब मेरिट्स क्या हैं इसकी, तो मेरिट्स क्या है कि भाई वही इकोनॉमिकल है ये भी, ठीक है, कम खर्चीला है, ओरिजिनल है क्योंकि जो रेस्पोंडेंट है वो खुद ही इसका आंसर दे रहा है, किसी और से आंसर नहीं दिया जा रहा है, और बहुत बड़े एरिया को इसके अंदर, वाइड एरिया को क्या किया जा सकता है, कवर किया जा सकता है। अब मेरिट्स हैं तो कुछ ना कुछ डीमेरिट्स भी हैं। ठीक है, डीमेरिट्स क्या हैं कि इसमें क्या है, सबसे बड़ी जो डीमेरिट है इसके अंदर वो ये है कि आपने क्वेश्चनेयर तो भेज दिया, ठीक है, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो क्या है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है उस क्वेश्चनेयर को फिल करने में, वो जवाब ही नहीं देना चाहता उसको।
ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में तो फिर आपका जो काम है वो तो अधूरा रहेगा, आपका मोटिव तो सॉल्व नहीं हुआ। फिर क्या है कि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन से कोई पर्सन लगता है अरे ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्योंकि आप पर्सनली वहाँ पर नहीं कर रहे, तो आप सामने वाले की जो एक्सप्रेशंस हैं उनको देख करके अपनी क्वेश्चन में बदलाव नहीं कर सकते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो वो क्वेश्चन आपका छूट ही जाएगा, उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो लिमिटेड यूज़ है इसका, ठीक है। पक्षपात की संभावना रहती है इसके अंदर और शुद्धता की कमी है। फिर हम दूसरे मेथड पर आ जाते हैं जो है न्यूमरेटर मेथड, जिसको हिंदी में कहा जाता है गणक विधि। गणक विधि का क्या मतलब है तो ये यही मेथड क्वेश्चनियर ही है, प्रश्नावली है। बस इसमें क्या है कि प्रश्नावली को डाक द्वारा ना भेजा जा करके जो न्यूमरेटर है उसको दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आप उसके अंदर एक क्वेश्चंस बना दिए गए और जो न्यूमरेटर है वो क्या करता है, जिससे सूचना चाहिए उससे मिलेगा और एक एक करके क्या कर सकता है, उन प्रश्नों को पूछ करके उनके आंसर को रिकॉर्ड कर सकता है, नोट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह का जो मेथड है उसको हम क्या कहते हैं, गणक विधि। अब इसके अंदर फ़ायदा क्या है, ठीक है, मेरिट्स क्या हैं इसकी। एक तो वही बात है कि गणक खुद जा रहा है पूछने के लिए, तो एक तरह से डायरेक्टली मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि एक तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है कि जो गणक है, ठीक है, कि क्वेश्चन तो वही पूछेगा, बट अगर उसको लग रहा है कि इस क्वेश्चन को का जवाब देने में उसे थोड़ी सी अनकंफर्टेबल फील हो, तो क्वेश्चन को मोल्ड करके थोड़ा बहुत घुमा करके आंसर को दूसरे तरीके से भी प्राप्त कर सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी इसके अंदर रहती है और पर्सनल तो है ही है, तो निष्पक्षता भी है। और दूसरा क्या है कि इससे हम बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं, लेकिन साथ के साथ डीमेरिट्स भी हैं। अब डीमेरिट्स क्या हैं, क्योंकि न्यूमरेटर नियुक्त किए जाने हैं, ठीक है, और न्यूमरेटर कैसे होंगे, ऑब्वियसली वो क्या होंगे, एक्सपर्ट होंगे, उनको इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको कैसे पूछना है, कैसे किसी क्वेश्चन को मोल्ड करना है, किस तरीके से जवाब लेकर के आना है, कैसे रिकॉर्ड करना है उसको, इस तरह की चीज़ें, तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अपॉइंट करना पड़ेगा, उनकी सैलरी देनी पड़ेगी, तो इस तरीके से ये खर्चीला है ज़्यादा। तो ये हैं इसकी कमियाँ, ठीक है। अब हम इन्हीं से जुड़े हुए एक बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है सेंसेक्स और सैम्पल मेथड, ठीक है, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। ये जो सेंसेक्स और सैम्पल मेथड जो है ये क्या है, ये भी डेटा कलेक्शन का ही एक मेथड है। डेटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, तो इस मेथड के अंदर क्या है कि एक जो हमारा सेंसेक्स मेथड है इसको हम सर्वे मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। सेंसेक्स शब्द आप सभी ने सुना ज़रूर होगा, हम बार बार कहते हैं कि इसको हम जनगणना हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है, जनगणना। अब ये शब्द आपको ज़रूर याद आ गया होगा, जनगणना, ठीक है। हम कहते हैं ना कि सेंसेक्स 2011 के अनुसार, सेंसेक्स 2001 के अनुसार, सेंसेक्स 2001, सेंसेक्स 2011। तो सेंसेक्स क्या है, जनगणना विधि। अब जनगणना का मतलब ये नहीं कि हमें जनता को गिनना है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जो ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति से जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा यूनिवर्स होता है, यहाँ पर दो शब्द होते हैं, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है बच्चे, लर्नर्स, यूनिवर्स होता है कि जिस फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिस क्षेत्र पर हमें कोई भी अनुसंधान करना है, कोई रिसर्च करनी है, कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, वो पूरा का पूरा एरिया, उसमें जितने भी लोग हैं, ठीक है, उन सब से जिनसे कि हमें इंफॉर्मेशन, जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वो क्या कहलाता है, हमारा यूनिवर्स कहलाता है। होल फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हर एक जो पर्सन है वो हमारा क्या कहलाता है, यूनिवर्स कहलाता है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो
किसी कॉलेज में 1000 स्टूडेंट्स हैं और हमें 1000 स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? उनके +2 के मार्क्स हमें जानने हैं। तो ये जो 1000 स्टूडेंट हैं ये हमारा क्या है? यूनिवर्स है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे सेंसेक्स मेथड की। तो सेंसेक्स मेथड में क्या किया जाता है कि हर एक स्टूडेंट से, ये जो 1000 स्टूडेंट हैं, 1000 के 1000 स्टूडेंट से अगर हम कहें रोल नंबर 1 2 3 अप टू 1000, हर एक से इंफॉर्मेशन ली जाती है। ठीक है, दूसरी तरफ क्या है? सैम्पल मेथड। ठीक है, अब सैम्पल मेथड में क्या है कि चलो ये तो 1000 स्टूडेंट थे, हम हर एक से पूछ भी सकते हैं। ठीक है, पर अगर क्या होता है कि हमने स्टडी तो 1000 की ही करनी है, बट हम क्या करते हैं, इसमें से 1000 के 1000 बच्चों से ना पूछने की बजाय बल्कि क्या कर लिया जाता है, इसमें से 100 बच्चे सेलेक्ट कर लिए जाते हैं, 100 स्टूडेंट्स ले लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या कहते हैं कि मान लो कि कई बार ऐसा होता है कि कॉलेज में सपोज करो कि कोई किसी बारे में जानकारी लेने के लिए आ गया। ठीक है, वो ये जानना चाहता है कि आपके कॉलेज के जो बच्चे हैं उनको, जैसे मान लीजिए कि हमने बात की थी कि एनीमिक हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि 1000 की 1000 लड़कियों का HB टेस्ट करने की बजाय क्या किया, सिर्फ 100 लड़कियों का HB टेस्ट कर लिया और उसका जो आया उसके अकॉर्डिंग जनरलाइज कर दिया कि हाँ 50% जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर क्या है, खून की कमी है, उनका HB कम है। ठीक है, तो ये जो 100 स्टूडेंट्स हमने लिए 1000 में से, स्टडी तो हमने, जो रिजल्ट्स हम बताएंगे जनरलाइज करेंगे वो तो 1000 के लिए ही करेंगे, यानी पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए ही करेंगे, पर इसके लिए हमने, इस स्टडी के लिए सैम्पल हमने सिर्फ कितने का लिया? 100 स्टूडेंट्स का लिया। तो ये जो 100 स्टूडेंट्स हमने लिए ये क्या है? सैम्पल है। ठीक है, तो ये है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं, या तो हम सेंसेक्स मेथड यूज़ कर सकते हैं या फिर हम सैम्पल मेथड यूज़ कर सकते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पर हर एक पर्सन, 1000 बच्चे हैं तो 1000 के 1000 बच्चों का सैंपल लिया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ सैंपल 1000 के 1000 बच्चों का HB टेस्ट किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ क्या है, सैम्पल मेथड के अंदर हमने सिर्फ क्या किया, 1000 में से सिर्फ 100 स्टूडेंट्स का ही HB टेस्ट किया। तो ये क्या हो जाता है, हमारा सैम्पल मेथड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो मेथड है, जब हमें सभी का किया जाता है, इसमें से कुछ को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब और क्या डिफरेंसेस की बात है इसके अंदर, ये जो मेथड है सेंसेक्स मेथड है, इसको हम वाइड एरिया, अगर हमारा एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत बड़ा है तो इस मेथड को यूज़ करना ठीक नहीं रहता है। ये मेथड, यानी कि ये जो मेथड है ये स्मॉल एरिया के लिए सूटेबल है, जबकि सैम्पल मेथड लार्ज एरिया के लिए सूटेबल है। यानी कि हालांकि देखो, हम जब जनगणना करते हैं तो इसी मेथड को यूज़ करते हैं, पर क्यों? क्योंकि वो देखो, एक तो हमें 10 साल के में एक बार करनी है और उसमें बहुत सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, सिर्फ हम ये नहीं गिन रहे होते कि जनसंख्या कितनी है, साथ में हम ये भी देख रहे होते हैं जो जनसंख्या है, यानी कि जो पॉपुलेशन का कंपोजिशन है वो कितना है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसके अंदर देख रहे होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर सेंसेक्स मेथड यूज़ किया जाता है, वो खर्चीला बहुत होता है ये मेथड। ठीक है, यहाँ पर इस मेथड के अंदर जो भी कंक्लूज़न निकाले जाते हैं वो पूरे यूनिवर्स के लिए हम निकाल रहे होते हैं, तो पूरे यूनिवर्स के बेस पर ही होते हैं। यहाँ पर सिर्फ क्या होते हैं, सैंपल को स्टडी किया जाता है और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं उनको जनरलाइज कर दिया जाता है, किसके लिए? यूनिवर्स के लिए। ठीक है, पूरे के पूरे जो पॉपुलेशन है, इसे पॉपुलेशन भी कहते हैं यूनिवर्स को, उसके लिए जनरलाइज कर दिया जाता है। अब इसमें क्या है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है ये, और इसके अंदर क्या है, टाइम कम लगता है, लेस टाइम रिक्वायर्ड।
ओके। और क्या डिफरेंसेस हैं फिर इसके अंदर कि यहाँ पर अगर हमारी जो पॉपुलेशन है या जो हमारा यूनिवर्स है उसके डाइवर्स करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, यानी कि उसके जो गुण हैं उनमें उनके अंदर क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा, विभिन्नता बहुत ज़्यादा, फिर तो यही मेथड हमें यूज़ करना पड़ेगा। कौन सा? सेंसेक्स मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा। पर अगर हमारा जो मतलब जो यूनिवर्स है वो होमोजिनिटी है, उसके अंदर ही होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या है कि सेम, मिलते जुलते करेक्टर्स हैं, तो हम सैम्पल मेथड को यूज़ करते हैं। अगर डाइवर्स है यानी कि नॉन होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस अगर हेट्रोजीनियस है हमारी पॉपुलेशन, तो हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं? सेंसेक्स मेथड बेहतर रहता है। और अगर होमोजीनियस है पॉपुलेशन यानी एक जैसे करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो फिर हमारा कौन सा मेथड बढ़िया रहता है? फिर हमारा जो है सैम्पल मेथड अच्छा रहता है, ठीक है। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, और ये क्या है? कंपैरेटिवली लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है और आप फ्यूचर में इस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आप की कोई क्वेरीज़ हैं, कोई भी आप टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इससे पहले की जो वीडियो है डाटा कलेक्शन के टाइप्स के बारे में और टाइप्स ऑफ डाटा के बारे में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।